All right. Good afternoon, everybody. I hope you are doing very well. आपका बहुत बहुत स्वागत है. This is Complete English course and we are at lecture number 40. तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्जन देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे क्लॉज स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें इन्वर्जन देखने को मिलता है. इन्वर्जन मतलब पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट. वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ ऐसा होता है? वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है ना, इन द लास्ट क्लास. तो उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए. कुत्ते बिल्लियों से आमतौर पर ज़्यादा वफादार होते हैं. Dogs are generally more faithful than are cats are. हमने कल पढ़ा था कि than के बाद ऐसा हो सकता है हम इन्वर्जन कर सकते हैं, और स्पेशली ये होता है लिटरेरी स्टाइल में. आमतौर पे तो ऐसा ही लिखा होता है देन कैट्स आर, पर लिटरेरी स्टाइल में समटाइम्स यू फाइंड इस तरह लिखा होता है देन आर कैट्स. ठीक है, कि डॉग्स आर जनरली मोर फेथफुल देन आर कैट्स, देन कैट्स आर. मैंने जरा भी कल्पना नहीं किया था कि ऐसा होगा. I had little imagined. लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर. नॉन अफर्मेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस होता है इसका. सो आई हैड लिटिल इमेजिन्ड दैट समथिंग लाइक दैट would happen. देखिए, इसको हम इन्वर्जन भी कर सकते हैं. लिटिल से अगर हम इस क्लॉज को या सेंटेंस को शुरू करें तो इन्वर्जन होगा लिटिल हैड. इसमें वो पहले आ जाएगा, आई सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. लिटिल हैड आई इमेजिन्ड दैट समथिंग लाइक दैट वुड हैपन, कि कुछ ऐसा होगा. तो अगर आप लिटिल से सेंटेंस शुरू करते हैं, कल मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे नेगेटिव एडवर्बियल्स हैं, रेस्ट्रिक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, लिटिल. ओनली से शुरू होने वाला कोई एडवर्बियल, सो से शुरू होने वाला कोई एडवर्बियल या कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पे इन्वर्जन होता है. उनके
वहाँ से हटने के बाद ही वहाँ कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, कुछ अच्छा होना शुरू हुआ। Only after he left that place, ये ओनली से सेंटेंस वो ये क्लॉज की शुरुआत ओनली वाले एडवर्बियल से हो रहा है ना, यहाँ इन्वर्जन हो सकता है। ओनली आफ्टर ही लेफ्ट दैट प्लेस डिड समथिंग गुड started to happen या started happening there। इसमें भी देखिए अगर आप, तो वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, ये तो वर्ब मेन वर्ब है ही। जो हम लोग कल पढ़े हैं इन्वर्जन के बारे में, बस उन्हीं को हम प्रैक्टिस के थ्रू रिइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए ने कहा कि आई एम नॉट 100% श्योर, I'm not 100% sure about it। मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ। तो मिस्टर बी क्या बोलते हैं, nor am I या neither am I, और ना ही मैं हूँ, मुझे भी 100% श्योरिटी नहीं है इसके बारे में, है ना। जैसे ही मामा घर के भीतर घुसे, वह फिसल कर जमीन पर गिर गए। हार्डली या स्कार्सली, इसके साथ वेन लगता है कंजंक्शन। हार्डली या स्कार्सली हैड अंकल एंटर्ड, अभी बस घुसे ही थे, एंटर्ड द हाउस, घर में अभी घुसे ही थे, व्हेन he slipped कि वो फिसल गए, and fell on the ground और जमीन पर गिर पड़े। देखिए यहाँ इन्वर्जन है, पहले वर्ब आया है और बाद में सब्जेक्ट आया है, इन्वर्जन है ना। नो sooner had uncle entered, अंकल अभी घुसे ही थे, या no sooner did uncle enter, जब did आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और had आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो no sooner did uncle enter, जैसे अंकल एंटर किए द हाउस, घर में, नो सूनर के साथ दैन, THAN, दैन लगता है। दैन ही स्लिप्ड,
कि वो फिसल गए एंड फेल, और गिर गए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। देखिए यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, पहले वर्ब है, बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, वहाँ पे इन्वर्जन हालांकि नहीं होता है। एज सून एज अंकल, जैसे ही अंकल एंटर्ड, प्रवेश किए, द हाउस, घर में, ही स्लिप्ड, वो स्लिप कर गए, एंड फेल, गिर गए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। माया तुम्हारी मदद, माया तुम्हारी मदद करती और मैं भी करता, और मैं भी तुम्हारी मदद करता। तो माया would have helped, माया ने मदद की होती you, तुम्हारी। माया would have helped you and I would also have helped you, और मैं भी तुम्हारी मदद किया होता। And I too would have helped you, और मैंने भी तुम्हारी मदद की होती। And I would have helped you too, मैंने भी तुम्हारी मदद की होती। And so would I, यहाँ पे इन्वर्जन है। And so would I, माया would have helped you, माया तुम्हारी मदद की होती, and so would I, और मैं भी किया होता तुम्हें मदद। माया तुम्हारी मदद नहीं करती और मैं भी नहीं करता। माया would not have helped you, Maya would not have helped you, and I would not either, और मैं भी तुम्हारी सहायता न किया होता। And I would not either. Maya would not have helped you, and
माया वुड नॉट हैव हेल्प्ड यू, नॉर या नीदर वुड आई, ना मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो नॉर और नीदर के बाद, जैसे यहाँ सो के बाद इन्वर्जन है, वैसे यहाँ नॉर और नीदर के बाद इन्वर्जन है। तो माया वुड नॉट हैव हेल्प्ड यू, माया तुम्हारी मदद ना करी होती, एंड आई वुड नॉट ईदर, मैं भी नहीं किया होता, नॉर या नीदर वुड आई, ना ही मैं किया होता तुम्हारी मदद। ठीक है, यहाँ ईदर जो है एडवर्ब है, ईदर का अर्थ भी जैसा है। ठीक है, नॉर और नीदर यहाँ पे ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब प्लस कंजंक्शन दोनों का, एडवर्ब भी है कंजंक्शन भी है, इट्स वर्किंग एज बोथ। जैसे आप कह रहे हैं कि दोनों का काम कैसे कर सकता है, जैसा जैसे अभी बता रहा हूँ, I was sleeping when he came in, when he came, वो जब आया मैं सो रहा था। I सब्जेक्ट है, was sleeping वर्ब है, मैं सो रहा था, कब सो रहा था, जब वो आया, एडवर्बियल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल है। लेकिन अगर आप इसको देखें एडवर्ब क्लॉज के अंदर आपको कुछ दिखेगा, ये सब्जेक्ट है, ही, ये वर्ब है और ये एडवर्बियल है, लेकिन साथ में ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी तो है। तो देखिए ये क्या है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और एडवर्ब भी है। तो ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो दोनों काम करें, एडवर्ब का भी और कंजंक्शन का भी। वो एडवर्ब कैसे है, तो ही केम, वह आया, कब आया, व्हेन, जब, ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। उसी तरह से यहाँ पे नॉर और नीदर एडजेक्टिव एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन इसलिए क्योंकि जोड़ रहा है ना इस क्लॉज को, माया वुड नॉट हैव हेल्प्ड यू, और दूसरा क्लॉज नॉर नीदर वुड आई, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एडवर्ब का भी काम कर रहा है। Here comes he, गलत है कि सही है, here is he, वो रहा वो, प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ ये लागू नहीं होता है। Here comes, here is, here he comes, here he is, प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ ये दिक्कत करता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता, वो बाद में नहीं आता, वो पहले ही आता है ना। देखिए कंडीशनल क्लॉज से हटके, कंडीशनल सेंटेंस से हटके इससे ज़रा हटके कुछ बात करनी है। जैसे इफ़ यू
हेल्प पीपल, अगर आप हेल्प करेंगे लोगों का तो गॉड विल हेल्प यू, तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। देखिए ये क्या है ना कि इसमें कंडीशन है, शर्त है, इफ के साथ कंडीशन है, और यहाँ पे ये रिजल्ट है, परिणाम है। लेकिन एक अलग सिचुएशन होता है, इसमें इफ के साथ ही रिजल्ट, जैसे इफ यू विल स्पेंड दिस मनी, अगर आप इस पैसे को खर्चा करेंगे फॉर अ गुड पर्पज, अच्छे पर्पज के लिए, आई शैल या आई विल गिव इट टू यू, मैं इसे तुम्हें दिला दूंगा। अब इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो इफ क्लॉज लिखा गया है ये प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखा गया है, ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ कंडीशन या शर्त आता है, उसके बाद परिणाम या रिजल्ट लिखा जाता है। इसमें आप ध्यान से देखें तो इफ के साथ एक्चुअली रिजल्ट लिखा हुआ है कि यदि तुम इस पैसे को अच्छे पर्पस के लिए खर्चा करोगे तो आई शैल गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसमें एक्चुअली इफ के साथ रिजल्ट लिखा है कि बाद में क्या होगा, तो अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे इसका, और मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। ये काम पहले हो रहा है और इफ वाला जो काम है वो बाद में हो रहा है कि तुम अगर इसको अच्छे पैसे पर्पस के लिए खर्चा करोगे तो पैसा मैं अभी दे दूंगा। तो एक कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, इसमें इफ के साथ ही रिजल्ट होता है। तो जहां इस तरह का सेंटेंस होता है वहां इफ क्लॉज में भी आप विल शैल लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू विल स्पेंड दिस मनी फॉर अ गुड पर्पस, ये बाद में होने वाला काम है, उसके पहले आई शैल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे दूंगा अगर इसको अच्छे पर्पस के लिए तुम खर्चा करोगे। तो जो इसमें इफ के साथ आ रहा है ना वो बाद में होने वाली चीज है ना, जबकि कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ पहले होने वाली चीज होती है कि पहले ऐसा होगा तब उसका नतीजा होगा ऐसा। ये फर्क समझ में आ रहा है ना। तो जैसे आपको थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ के समझना होगा, तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस ना लिख करके विल शैल का यूज हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि इफ क्लॉज में जब भी विल शैल का यूज हुआ तो गलत हो, ऐसा नहीं है। सही हो सकता है कब, जब इफ के साथ रिजल्ट की बात की जा रही हो। If she will come, I shall या I will get her ticket booked। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो गलत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा कि इफ क्लॉज में ये वेलकम कैसे लिखा हुआ है तो हम समझ लेते हैं गलत है, पर गलत नहीं है, ठीक है ये, क्योंकि ये इफ के साथ बाद की बात हो रही कि इफ शी विल कम, अगर वो आएगी तो आई शैल आई विल गेट अ टिकट बुक्ड। भाई आएगी तो बाद में ना, पहले तो हम टिकट बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इफ वाला काम पहले हो रहा है फिर रिजल्ट है, उल्टा है। यहाँ पे इफ के साथ ही बाद में होने वाला काम है कि वो आएगी, अब पहले वाला काम बाद में लिखा गया है कि आई शैल गेट अ टिकट बुक्ड, कि मैं उसकी टिकट बुक करा दूंगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है।
ठीक है ना। If she says yes, if she will say yes, I shall या I will book her ticket, मैं उसका टिकट बुक कर दूंगा। देखिए एक बात, दोनों सही है लेकिन फर्क दोनों का अलग अलग है। इफ शी सेज यस आई शैल बुक हर टिकट, अगर वो हाँ कहेगी तो मैं टिकट बुक कर दूंगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। एंड इफ शी विल से यस आई शैल बुक हर टिकट, ये क्या, इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। इफ शी विल से यस का मतलब हो जाएगा कि अगर वो बाद में, मतलब पहले मैं टिकट बुक कर दे रहा हूं, उसके बाद वो हाँ कहेगी, तो पहले ही हम तय कर ले रहे हैं कि क्या मैं टिकट बुक करूं। मैं टिकट तो बुक कर दूंगा लेकिन तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा। तो अगर तुम बाद में हाँ कहोगी तो लो मैं टिकट बुक करता हूं, टिकट बुक करने के बाद तुम हाँ कहना। तो ये अलग ही सेंटेंस हो जाएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस से अलग हो जाएगा, या इफ के साथ ही रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान देना है। I shall या I will give you the job, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा if you will work hard। ये सही है कि नहीं? अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कंडीशनल सेंटेंस है ही नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। इसमें क्या है कि इफ यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, ये बाद में होगा, और जॉब तो मैं तुम्हें पहले दे रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ पहले शर्त होता है कि पहले ये काम हो जाए फिर रिजल्ट की बात होती है। यहाँ उल्टा है, यहाँ इफ के साथ ही रिजल्ट लिखा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे आगे चलकर तो लो मैं पहले ही आई शैल गिव यू द जॉब। तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। तो जब इफ के साथ ही बाद वाली चीज लिखनी हो तो वहां पे आप विल शैल लिख सकते हैं, वहां प्रेजेंट टेंस नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक जीरो कंडीशनल करके एक चीज होता है, मतलब जिसमें शर्त ना हो, जिसमें शर्त की बात ही नहीं होती है। जैसे जब यह पक जाता है तो मीठा हो जाता है। अगर इसी को ऐसे लिख जाएगा, यदि तुम इसे पका दोगे तो मीठा हो जाएगा, तब कंडीशनल सेंटेंस होता, क्योंकि इसमें शर्त है ना कि यदि तुम इसे पका दोगे, ये शर्त है, तब परिणाम कि मीठा हो जाएगा, तब वो कंडीशनल सेंटेंस होता। यहाँ पे एक फैक्ट है, तथ्य है। जीरो कंडीशनल क्या होता है? एक फैक्ट होता है, एक तथ्य होता है, स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, जनरल ट्रुथ होता है। जब यह पक जाता है तो मीठा हो जाता है। आपको समझाए थे हम कि अगर फ्यूचर सेंस हो किसी क्लॉज में, सबऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो? WH सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो। प्रोवाइडेड, इफ, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, वंस, ऑन कंडीशन दैट, एज सुन एज, अगर इससे शुरू हो रहा है तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर इस तरह का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है
तो फ्यूचर सेंस भले ही देगा लेकिन लिखेंगे प्रेजेंट टेंस ही। सो व्हेन इट राइप्स, व्हेन इट राइपेंस या व्हेन इट गेट्स राइप, जब ये हो जाता है पका हुआ तो इट बिकम्स स्वीट, तो यह मीठा हो जाता है। जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तब विनम्र बन जाता है। When a person acquires knowledge, when a person acquires knowledge, he or she becomes humble, तो वो humble बन जाता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो फल और छाया दोनों देता है। When trees grow big, they give fruit and shade both, तो वो फल और छाया दोनों देता है। तो इसमें ये भी रिजल्ट भी प्रेजेंट टेंस ही है ना, विल शैल नहीं लगा है इसमें रिजल्ट में भी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए she will marry you, her father say yes। बताइए तो इसमें क्या भर सकते हैं? आप इसका सही आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। She will marry you, वो तुमसे विवाह करेगी। Should her father say yes, यदि उसके पिताजी हाँ कह देंगे।
है ना। अगर आप यहाँ इफ लिखेंगे, इफ अ फादर, तो से नहीं होगा, सेज होगा ना, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इफ अ फादर सेज यस, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, कंडीशनल क्लॉज टाइप 1। शुड her father say yes, मतलब if her father should say yes या if her father says yes, है ना। Police would have beaten you up, पुलिस तुम्हें पीटती। tried to break through the barricades, पुलिस वुड हैव बीटन यू अप, पुलिस आपको पीटती। डैश यू ट्राइड टू ब्रेक थ्रू द बैरिकेड्स, अगर बैरिकेड्स से तोड़ के निकलने की आप कोशिश किए होते तो क्या हो जाएगा, हैड यू ट्राइड, अगर आपने कोशिश की होती टू ब्रेक थ्रू द बैरिकेड्स, बैरिकेड से निकलने की। क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है, कौन सा, कंडीशनल क्लॉज टाइप 3। पुलिस वुड हैव बीटन यू अप, पुलिस आपको पीटती। हैड यू ट्राइड टू ब्रेक थ्रू द बैरिकेड्स, अगर आप बैरिकेड्स से तोड़ के निकलने की कोशिश करते। They would not help you, भरिए तो। दे वुड नॉट हेल्प यू, वो आपको हेल्प न करते। वर यू नॉट, वर यू नॉट माई ब्रदर, अगर आप मेरे भाई न होते। वर यू नॉट माई ब्रदर, दे वुड नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प न करते। वर यू नॉट माई ब्रदर फ्रेंड, अगर तुम मेरे फ्रेंड ना होते तो ये कंडीशनल क्लॉज है। टाइप 4 है ना। सॉरी, टाइप 2 है ना।
टाइप 2 जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं हम लोग, उसमें कंडीशनल क्लॉज में या इफ क्लॉज में अगर वर्ब होता है तो वर्ब पहले लिख दीजिए, इफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देखिए फोन करना, यदि पुलिस वाले तुम्हें रोक लें, अब ये क्या बता रहा है, कहाँ ऑलरेडी उस सिचुएशन में आप पहुंच जाइए तब फोन करिए। कॉल मी इफ पुलिस स्टॉप्स यू। पुलिस प्लुरल होता है नॉर्मली, इफ पुलिस स्टॉप यू, तो आप ऑलरेडी उस कंडीशन में चले गए तब आप ये काम हो रहा है ना। यदि डकैत तुम्हारे नजदीक आए तो तुम हवाई फायर कर देना। फायर एयर शॉट्स if dacoits या robbers come close, अगर वो come close to you, अगर वो तुम्हारे नज़दीक आएंगे तो तुम ऐसा कर देना। तो ऑलरेडी उस सिचुएशन में जा करके जब पहुंच के तब इफ़ का यूज़ हो रहा है ना। लेकिन इन केस या लेस्ट, ये इसका अर्थ होता है कि कहीं, ये कंजंक्शन होते हैं। कौन से कंजंक्शन होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तैयारी, उस सिचुएशन में पहुंचे नहीं, पहले से तैयारी, इस सेंस में इसका यूज होता है। कि कहीं पहले से तैयारी, छाता ले लो, कहीं बारिश हो जाए या कहीं बारिश न हो जाए, बात एक ही है। बारिश होने के पहले की तैयारी, तो कैरी एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, इन केस कि कहीं इट रेन्स, बारिश बरसे, प्रेजेंट टेंस, या लेस्ट कि कहीं इट शुड रेन,
ठीक है, लिस्ट के साथ शुड वाला स्ट्रक्चर आता है। या प्रेजेंट सब्जंक्टिव, प्रेजेंट सब्जंक्टिव क्या होता है? इन्फिनेटिव पढ़े हम लोग 6 फॉर्म, डू, बी डन, हैव बीन डन। तो इन्फिनेटिव विदाउट मार्कर टू ना लिख करके सीधे इन्फिनेटिव लिख सकते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, इसको हम इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये खास तरह का वर्ब होते हैं, उसे प्रेजेंट सब्जंक्टिव बोलते हैं, ये लिखते हैं। तो छाता ले लो कहीं बारिश हो जाए बारिश ना हो जाए, बारिश हो जाए चाहे बारिश ना हो जाए, हिंदी में ना लगा हो ना लगा या ना नहीं लगा हो, दोनों स्थितियों में सेम ही अर्थ होता है। तो ये ना से लेकर के परेशान नहीं होना है, उसके लिए नॉट नहीं लगाना है। तो छाता ले लो कहीं बारिश हो जाए या छाता ले लो कहीं बारिश ना हो जाए, दोनों सेम चीज़ है, दोनों का सेम अर्थ है, और यहाँ नॉट नहीं लगाना है। इन केस इट रेन्स, इन केस या लेस्ट के बाद वो सिचुएशन लिखना है जिस सिचुएशन की हम तैयारी कर रहे हैं। सिचुएशन है बारिश होने की, तो इन केस या लेस्ट इट रेन्स या इट शुड रेन, बारिश हो जाए इसके लिए छाता ले लो। तो इन केस और लेस्ट तब आप लगाते हैं जब वो सिचुएशन अभी आया नहीं है, उस सिचुएशन के आने के पहले तैयारी कर रहे हैं। और इफ तब लगाते हैं जब आप उस ऑलरेडी सिचुएशन में पहुंच गए, तब आप कोई एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। मैंने साथ में पानी का एक बोतल रख लिया। कि कहीं रास्ते में प्यास लगे। I carried a bottle of water in case कि कहीं I got thirsty। In case I got thirsty या lest I should get thirsty, lest I get thirsty। ये गेट वही बताया था ना कि इन्फिनेटिव फॉर्म विदाउट टू, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यहाँ पे इन्फिनेटिव विदाउट टू, सिंपल इन्फिनेटिव विदाउट टू लिख सकते हैं लिस्ट वाले के साथ। यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस नहीं किया, पास्ट टेंस क्यों किया? क्योंकि अब पीछे की बात है, ये पीछे चले गए हम कि मैंने साथ में पानी का एक बोतल रख लिया कि कहीं रास्ते में प्यास न लगे, पीछे की बात हो गई है ना। तो आई कैरिड अ बॉटल ऑफ वाटर इन केस आई गॉट थर्स्टी, कि कहीं मुझे प्यास न लगे, है ना। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख लेने चाहिए, कहीं उसकी कीमत बढ़ गई हो। You should carry, you should take some extra money in case its price has gone up। हैज़ क्यों लगाया? प्रेजेंट टेंस ही है, परफेक्ट फॉर्म में क्यों लगाया? क्योंकि हम उधर बोल रहे हैं कि कहीं बढ़ ना गई हो, काम खत्म हो गया हो। या लिस्ट इट्स प्राइस, कि कहीं इसकी कीमत शुड हैव गॉन अप, कहीं इसकी कीमत बढ़ गई हो।
समझ में आ रहा ना? एक बार उनसे तुम फोन पर बात कर लो, कहीं वह घर से, कहीं वह ऑफिस से निकल न गया हूँ। टॉक विथ भी बोल सकते हैं, टू भी बोल सकते हैं। टॉक टू हिम वंस इन केस he has left office। देखिए मैंने फिर से यहाँ परफेक्ट टेंस लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा, क्योंकि यहाँ बात यह है ना कि काम खत्म होने वाला, निकल गए हों। लेस्ट, पीछे एक चीज गड़बड़ है। यहाँ पे हमने वो लिखना भूल गया, लेस्ट इट्स प्राइस शुड हैव गॉन अप, लेट्स इट्स प्राइस हैव गॉन अप। देखिए ये क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव है, उसका टू मार्कर, इन्फिनेटिव मार्कर टू नहीं लिखा गया है, तो लिस्ट के साथ आप इन्फिनेटिव फॉर्म लिख सकते हैं विदाउट टू। तो लिस्ट ही शुड हैव लेफ्ट ऑफिस, यह ही हैव लेफ्ट ऑफिस। मैं हमेशा कुछ दवाइयाँ घर में रखता हूँ, कहीं आपातकालीन जरूरत आ पड़े इनकी। तो आई ऑलवेज कीप सम मेडिसिन, आई ऑलवेज कीप सम मेडिसिन एट होम, मैं हमेशा कुछ दवाएं घर पे रखता हूँ, इन केस कि कहीं they are, in case there is, in case there is an emergency, कहीं इमरजेंसी पड़ जाए, या लिस्ट, देर का कोई अर्थ नहीं होता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड या एम्प्टी वर्ड है। बी फॉर्म देयर शुड बी, कहीं या देयर बी एन इमरजेंसी, कहीं इमरजेंसी ना हो जाए, कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, इसलिए मैं घर पे कुछ दवाएं रखता हूँ। ठीक है ना? वह मुझसे
बचता है, कि कहीं मैं उससे पैसे मांग लूंगा। He shuns me या avoids me। In case I ask him for money, lest I should ask him, I ask him for money। तो आपने दो चीजें आज नहीं सीखी। एक तो इफ के साथ, इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट टेंस की जगह आप विल शैल का यूज कर सकते हैं इफ क्लॉज में। वो तब जब वो कंडीशनल सेंटेंस ना हो, जब इफ क्लॉज में ही आगे की बात हो। दूसरी चीज आपने सीखी कि अगर किसी सिचुएशन की तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वहां की कहीं के लिए इन केस या लिस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि इन केस वाले के साथ आप देखिए प्रेजेंट टेंस लगा रहे हैं और लिस्ट वाले के साथ शुड वाला स्ट्रक्चर आप लगा रहे हैं, तो ऐसा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इन केस के साथ शुड वाला स्ट्रक्चर दे देगा या लिस्ट के साथ प्रेजेंट टेंस वाला स्ट्रक्चर दे देगा। लिस्ट के साथ ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। ये जो आस्क आप देख रहे हैं ये बेयर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का फॉर्म है विदाउट टू, इसका टू मार्कर हटा लिया गया है। ठीक है, तो इसका खूब अभ्यास करना है घर पे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।